इदारों के ख़िलाफ़ भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें लगता है कि वो अपना काम सही नहीं कर रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, या कोई इदारा ऐसा है जो आपको अच्छा लगता हो, कोई शख्सियत ऐसी है जो अच्छी लगती हो? कि मैं एक रडार हूँ। एक रडार जब होता है उसका काम है ये बताना आपको कि दुश्मन के तैयारे आ रहे हैं। आप रडार को तोड़ दें, मर्जी आपकी, रडार नहीं बताएगा आपको। क्या हिंदुत्व के बारे में 13 साल पहले मैंने प्रोग्राम करके कहा था कि इंडिया में एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी उठ रही है, कुछ अरसे में पावर ले लेगी और मोदी आ जाएगा। मैंने उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा जी इलेक्शन हुए नहीं इंडिया में, आपको कैसे पता कि मोदी आ जाएगा। बड़ा नज़्म ज़ब्त वाला इदारा समझते हैं पाक आर्मी, लेकिन इसमें भी ऐसे लोग कैसे निकल आते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं? जैसे अभी आपने एक जनरल का बताया कि उसको अभी हाल ही में सज़ा हुई है, ये क्या ऐसे अवामिल होते हैं कि वो भी डी ट्रैक? यार हमारा माशरा है ना, हमारे लोग हैं। हमारा जब पूरा पाकिस्तान बने 3 नस्लें निकल आई हैं। पहली नस्ल की गलतियाँ 71 में भुगती हमने, उसके बाद हमने कुछ नहीं सीखा। 50 साल हो गए हैं ईस्ट पाकिस्तान फॉल हुए हुए, 2 नस्लें बड़ी हो गई, हमने कुछ नहीं सीखा। आज हम जिस दौर में जिस वक्त हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हो गया है। कश्मीर पर इंडिया कब्जा कर चुका है, अमेरिकन फ़ौजें शायद कश्मीर में आ जाएं। चाइना के साथ जंग होने वाली लद्दाख में पूरी तरह इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट लेवल इंडिया का इस वक्त है, मेरा ख्याल है 71 के बाद इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट लेवल नहीं था। हमारी पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा नहीं है इस बात का। 71 में इंडिया ने जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट प्लानिंग करके की थी, उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त डिप्लॉयमेंट, इससे पहले बीच में जितनी दफ़ा जंग की सूरत हाल बनी है, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कभी नहीं की। जब ये सारी सूरत हाल है वो इसी वजह से हो चुकी है कि इज्तिमाई तौर पर हमारी कौम ने जो गलतियाँ कोताहियाँ की, इज्तिमाई तौर पर हमने जो गुनाह किए, जो हमने जालिमों को, गद्दारों को, खाइनों को सज़ा नहीं दी, उसका नतीजा अब यह निकला है कि हम इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला है, जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। गो के आर्मी क्लेम करती है कि वो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के महाफिज हैं, लेकिन पिछले 20-30 साल में जो एक डैमेज हुआ है वो ये कि आर्मी नज़रियाती तौर पर थोड़ा कमज़ोर हुई है हमारी। जनरल ज़िया के दौर में जो कि स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल एक बिल्डअप था आर्मी के अंदर, बाद में आने वाले वक्तों में वो कमज़ोर हुआ है। आज आर्मी नज़रियाती सरहदों की महाफिज नहीं है, आर्मी जोग्राफियाई सरहदों की महाफिज है। आर्मी एक नेशनलिस्टिक व्यू आजकल ज़्यादा ले रही है इस्लामिक व्यू के मुकाबले में। आपने आर्मी को कभी गज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं सुना। पूरी कौम गज़वा हिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, आर्मी अभी तक रेजिस्ट कर रही है इस बात को। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। जो भी लीडरशिप है, इसलिए कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। जब आप हिंदुत्व के मुकाबले पर खड़े होते हैं तो आपको अपने कुरान और सुन्नत की तफसीर सपोर्ट लानी पड़ेगी। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते, और कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर नैरेटिव जब तक बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो क्या पाक आर्मी में एक मौलाना तारिक जमील भी होना चाहिए? नहीं, मौलाना तारिक जमील की बात नहीं कर रहा हूँ, तारिक जमील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनको नहीं होना चाहिए, एक्चुअली बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो गज़वा हिंद और जहाद के ख़िलाफ़ हैं। वो तो कभी इस्तेलाह इस्तेमाल ही नहीं करते। जब वो खुद गज़वा हिंद की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करते तो वो फ़ौज को क्या तरबियत देंगे और ट्रेन करेंगे? फ़ौज में कुरान और सुन्नत होना चाहिए, सैयदी रसूलुल्लाह का दीन होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, किसी फ़िरक़े में तकसीम नहीं है। अल्लाह उसके रसूल और खुलफ़ाए राशिदीन का दीन जो था वो फ़िरक़ों और कंट्रोवर्सीज़ में डिवाइडेड नहीं था। ये बाद वालों ने बना दिए सारे। तो बात मेरी सिर्फ यही है कि अब जो इंडिया के साथ आपकी जंग होगी उसको आप जंग कहें या गज़वा हिंद कहें, लड़ना तो पड़ेगा। सर, एक और गुनाह जो आर्मी का समझा जाता है वो ये है कि इनको ये जो सियासतदान जिनके बारे में आपने एक, मैं कहूँगा कि फतवा दिया है, गद्दार है, इनको लाने वाले भी यही होते हैं, इनको फैसिलिटेट करने वाले भी यही होते हैं। तो क्या इसकी कभी किसी को सज़ा मिली? देखिए, मुझे ये बताइए, अब आर्मी के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एनी पॉलिटिकल कचरा जो आपके पास है इसी को फैसिलिटेट करके लेकर आए ऊपर और उसको कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करें? इसलिए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रॉ कंट्रोल कर रही है, जैसे शेख मुजीब को किया था। आपके सामने एक मॉडल मौजूद है ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो ईस्ट पाकिस्तान में थी वो टोटली रॉ कंप्रोमाइज़ कर चुकी थी। उसका लीडर अगरतला साजिश में इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर चुका था, और उस वक्त क्योंकि आईएसआई ने दखल नहीं दिया उसके इलेक्शंस में, लिहाजा वो हुआ जो आपके सामने। पाकिस्तान की आज भी तमाम सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, अल्ताफ़ हुसैन KMQM हो, चकजई हो, JUI हो, ये सब के सब रॉ, CIA, कोई PTI का नाम नहीं ले, PTI भी शामिल इसमें, PTI के बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर। मैं इमरान को अगेन मैं उसी कैटेगरी में शामिल करूँगा जिसमें मुशर्रफ को करता हूँ कि नादान दोस्त बिल्कुल। लेकिन PTI के अंदर बहुत बड़े बड़े गद्दार मौजूद हैं, खुल के गद्दार, मतलब ऐसे नहीं छोटे मोटे। कोई ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, कोई जैरेड कुशनर के लिए काम कर रहा है, कोई इंडियंस के लिए काम कर रहा है, और सारी पॉलिसी जो इस वक्त बेड़ा गर्क का पाकिस्तान में देख रहे हैं वो इसी वजह से
हो रहा है। एक से एक अहमक और नालायक आदमी जो अहम तरीन ओहदों पर लगाया गया है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो बाकायदा बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ताहिर अशरफी को मिडल ईस्ट दे दिया जाए और इस जगह पे ये लगाया जाए। ये कहाँ से आई हैं सर इंस्ट्रक्शंस? ताहिर अशरफी को लगाने की इंस्ट्रक्शंस इसराइल से आई है वाया सऊदी अरेबिया, मतलब मैं बड़ा डायरेक्ट कह रहा हूँ। अच्छा सर, मैं फिर एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि आपने हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनपे भी बहुत खुल के तनकीद की है, जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। किसको आप मुश्किल वक्त कहते हैं? मुश्किल कौन से मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे? सऊदी अरब कश्मीर में कहाँ खड़ा रहा है आपके साथ? चलें कश्मीर को थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा क्यों छोड़ दें? हमारा सर्वाइवल तो कश्मीर पे। सर पे दर पे कुछ दहशतगर्दी के दोबारा वाकयात में तेज़ी आई है, वाकयात हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हलाकू खाना आ रहा है? जी हलाकू खाना आ रहा है। इस दफ़ा मोदी आएगा आपके लिए। अल्लाह खान ने, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। वो कुरान अगेन अल्लामा इकबाल ने जो बात फरमाई है कि चंगेज़ और तैमूर जो है ये फितरत के निश्तर होते हैं, ये सर्जरी करते हैं आके, अल्लाह ने बनाए इसीलिए, इनका काम है जब माशरा फासिद हो जाए तो उसके अंदर से गंदा खून निकालने के लिए ये आते हैं। तो ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया का इस वक्त हाल हो रहा है, ये तारीख़ में पहले उसी वक्त हुआ था जब चंगेज़ खान आया था। उस वक्त उन्होंने आके सेंट्रल एशिया की तमाम हुकूमतें, ख्वारज़म शाह की हुकूमत, अब्बासियों की, अयूबियों की, सल्जूकियों की सारी हुकूमतें ख़त्म की थी ना आके। एग्जैक्टली यही आज मिडल ईस्ट मोदी में तो कोई इतना दमखम लगता नहीं है। मोदी में मुझे तो, या कुछ और लोगों में भी देखिए बात मोदी के इतने मसाइल हैं उसके। क्या इंदिरा गांधी में मोदी से ज़्यादा दम था या कम दम था? इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान तोड़ दिया। उनके इतने मसाइल नहीं थे सर, उस पाकिस्तान इसलिए तोड़ दिया कि कुछ हमारे अपने लोग उनके साथ मिले। एग्जैक्टली। आज उस वक्त एक मुक्तिबानी थी, आज 10 मुक्तिबानियाँ पाकिस्तान में। उस वक्त एक शेख मुजीब था, आज 10 शेख मुजीब हैं। उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ थी, आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है। देखिए मैं तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, दिफाई तज़ियाकार हूँ, तारीख़ से बुनियाद सीखता हूँ, तारीख़ से। आज ईस्ट पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा ख़तरात पाकिस्तान को हैं, और हम जितने कमज़ोर ईस्ट पाकिस्तान में थे उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर आज हैं। मुझे ये रियासती खुराफात नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट आके टीवी पे बकवास करती रहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की रियासत कोलैप्स कर रही है। इमरान खान के बारे में ये समझते हैं कि शायद वो इन लाइनों पर चलना चाहता है, लेकिन अगर वो एक बंदे को सज़ा देना चाहता है तो कोई ना कोई इदारा उसके लिए रेस्क्यू बन के आ जाता है। देखिए बात मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तो ये कि इमरान खुद ही नादान दोस्त है। अस्तग़फिरुल्लाह इफ़ आई यूज़ माई हार्श वर्ड्स इज़, सियासत के मामले में, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की नहीं, सियासत के मामले में जाहिल मुतलक है। और पाकिस्तान की क़यादत ऐसे शख्स को देना ही बज़ात ख़ुद एक ऐसा जुर्म है कि जो अस्तग़फिरुल्लाह में नाकाबिल माफ़ी है। रिपोर्टर्स हैं, हमारे पास कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक एनालिटिकल स्किल्स वाला, और कुछ अगर बेहतर हैं भी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए में बाहर की ताकतों के लिए काम करते हैं, मुल्क दुश्मन है। सैफमा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, जिसमें कम अज़ कम 30-40 हज़ार सहाफ़ी उसके मेंबर्स हैं। वो टोटली रॉ कॉम्प्रोमाइज्ड है, टोटली गद्दार है, मुल्क और कौम की दुश्मनी के लिए काम करता है। हर अखबार में, हर मीडिया चैनल में ये लोग बैठे हुए हैं, अंदर हर जड़ में बैठे हुए हैं जाके। तो अब आप सैफमा का जो मेंबर है उसके बारे में मैं क्या राय कायम करूँगा? सैफमा एक बहुत बड़ी फ़ौज है, पूरी आर्मी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, जो रॉ फंडेड है। इम्तियाज़ आलम उसको लीड करता था, पुराना रॉ का आदमी। ये साफ़ी आपकी तो आपकी सारी जंग, मीर शकीलुर रहमान के बारे में, डॉन लीग्स के बारे में जो वाक़यात आपने देखे हैं, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें दे रहा हूँ सिर्फ, लेकिन पाकिस्तान का कोई मीडिया ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो पेट्रियाटिक हो, कोई भी नहीं है। और रीज़न बीइंग के मालिकान ने बड़ी खुली छुट्टी दी हुई है इन लोग अंदर, एडिटर्स को, सब एडिटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, और उनमें बहुत भारी तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट बाहर से पैसे ला रही है। कोई सैफमा का मेंबर्स हैं और ऑब्जेक्टिव और एजेंडर्स पे काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में हर इलेक्शन में फ्रॉड होता है? जी 100%। किस में नहीं हुआ? इस दफ़ा भी फ्रॉड से आई है ये गवर्नमेंट। एवरी इलेक्शन इन पाकिस्तान इज़ रिग्ड, पहली बात, मैनिपुलेटेड। एवरी इलेक्शन इन द वर्ल्ड इज़ मैनिपुलेटेड। अमेरिकन इलेक्शन भी रिग्ड होता है, ब्रिटिश इलेक्शन रिग्ड होता है। कोई इलेक्शन, ये खुराफात जहन से निकाल दें हम कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड ऑनेस्ट होते हैं। कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होता। हर एक के अंदर सीक्रेट सर्विसेज इंटरफेयर करती हैं। हमारे वाले इलेक्शन के अंदर बाहर की सीक्रेट सर्विसेज ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फिर हमारी जिनकी ड्यूटी है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी और ISI, वो भी इंटरफेयर करती हैं, और करना भी चाहिए। अगर शेख मुजीबुर रहमान कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, रॉस अयूब खान की बात, जनरल ज़िया की दौर के अंदर पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ थी कि आपने एटम बम नहीं बनाना। जनरल ज़िया ने उनकी नाक के सामने एटम बम बनाया। अमेरिका से इमदाद भी ली, F-16 भी लिए, पैसे भी लिए, उनको ये साथ मिलाया कि हम अफगानिस्तान में तुम्हारी जंग लड़ेंगे। वो सादे वसाइल डाइवर्ट किए एटम बम बनाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। वही वसाइल डाइवर्ट किए कश्मीरी जहाद को, वही वसाइल डाइवर्ट किए खालिस्तान की जानिब।
करने वाला बन, वही वसाइल डाइवर्ट किए उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया में मुसलमान फ़ौजों को मजबूत करने के लिए, जब इसीलिए उनको 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर शहीद किया। आप जनरल ज़िया से जो मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए वो बड़े खैर का काम कर रहे थे। जब ही तो इसराइल ने, CIA ने और इंडिया ने मिलकर शहीद किया एक पाकिस्तान के सिपहसालार को। सोचो तो सही कि दुनिया के बदतरीन दुश्मन जो आज हमें तबाह करना चाहते हैं, उन्होंने हमारा सिपहसालार क्यों कत्ल किया, और DGI और उस वक्त की सारी फौजी क़यादत, 29 अफसर हमारे शहीद हुए उस जहाज़ में। तो बात यह है, करने वाला हो तो आप कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम आप जरदारी से या नवाज से या इमरान से तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है। ये सारी उम्र जो क्रिकेट खेलता रहा, उसको आप मैदान जंग में, सचमुच की जंग में डाल दें। क्रिकेट में तुम एक टूर्नामेंट हार जाओ, एक मैच हार जाओ, फ़र्क को नहीं पड़ता, अगला फिर खेल लेंगे जाके। मैदान जंग तो ऐसा नहीं होता। आप सियालकोट लूज़ करके मुजफ्फराबाद लूज़ नहीं कर सकते ना, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। इन्होंने श्रीनगर लूज़ कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएँ, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूँगा मैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी तारीख़ की, अगर तारीख़ लिखी गई हमारे बाद कोई, तो बदतरीन ख़यानतों और गलतियों में लिखी जाएगी बात कि पाकिस्तान की सिर्फ चांस देने के चक्कर में, कि जी नवाज़ ने चांस ले लिया है तो जरदारी ने चांस ले लिया है, तो अब इनको भी चांस दे के देखो, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क करा लिया। डेमोक्रेसी के ये 13 साल हमारे बेड़ा गर्क कर जाएंगे। और मोदी देख चुका है, वी हैव 13 साल की इस डेमोक्रेसी ने मुल्क को ऐसी जगह पहुँचा दिया है कि हिंदुत्व ज़ायनिस्ट अब ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। सर, अगर हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या इंडिया इन मसाइल का शिकार नहीं है? इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हैं? हमसे ज़्यादा बड़े मसाइल इंडिया में, हमसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि उनके नज़दीक अपनी तमाम गलतियों कोताहियों पर पर्दा डालने का एक आसान तरीक़ा यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंगी कामयाबी हासिल कर लें। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी 2-4 रोज़ पहले इन्होंने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया है स्पेस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का, पूरी स्पेस उनको मिल जाएगी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, मैप्स, जो इंडिया के पास एक्सेस नहीं थे पूरे CIA के, अब सब इंडिया को दिए जाएंगे। इसराइल सारा डेटा दे रहा है। यही डिफेंस पैक्ट इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ किया था 70 से पहले, उसके बाद जंग शुरू हुई थी। सोवियत यूनियन ने पूरी तरह इंडिया को सपोर्ट किया था हमें तोड़ने में। अब ये काम इसराइल करेगा, इसराइल और अमेरिकन करेंगे। तो इंडिया की हैं वीकनेसेस, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी देख रहा है। थी हमारा अलमिया यही है कि हम अपनी गैरत बेच चुके हैं, मुसलमान सरबराह भी बेच चुके हैं, और उम्मत ग़ुलामी में इतना रही है कि गैरत नाम की चीज़ इन्होंने देखी ही नहीं कभी। इनको पता ही नहीं कि गैरत कहते किसको है। दुनिया के तमाम समझदार मुल्क जो हैं ना, जो समझदार मुल्क हैं, वो इस वक्त गल्ला जमा कर रहे हैं, फूड स्टॉक्स, इसलिए कि दुनिया में कहत आने वाला। हम अपनी गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर 4 दिन बाद भूखे मंगवाते हैं दोबारा वापस। वो अपना फ्यूल स्टॉक्स जमा कर रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया के कई ममालिक के अंदर फ्यूल जमा किया हुआ है, यानी खुद अपनी जगह ख़त्म हो गई तो नाइजीरिया को, तो फलाने मुल्कों को इंडिया पे कर रहा है कि जी आप हमारा तेल संभाल के रखें, हमने ख़रीद लिया है, लेकिन आपके ज़ख़ीरा आप करेंगे। जंग अब हफ्तों दूर है, अगर महीनों नहीं तो हफ्तों, मतलब इससे ज़्यादा बात हम नहीं कर रहे। अगर साल मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी कि आपको टाइम मिल गया, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद ये साल का आखिर, अगले साल के शुरू के अंदर कोई ना कोई सीरियस मैच शुरू हो जाएगा हमारा। अगर अल्लाह ने वक्त दे दिया तो ये रहमत है उसकी, ये करम और फजल होगा कि हमें और वक्त दे रहा है वो। मगर जंग के बादल बिल्कुल सर पे हैं। आपने भी एयर चीफ़ का बयान सुना है, आप एयरफोर्स ने पूरी सड़कें बंद करके प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है। आर्मी चीफ जो हैं सारी कश्मीर से लेकर नीचे तक दौरे करते फिर रहे हैं, सारी हमारी डिप्लॉयमेंट हुई भी है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। सबको इदराक है कि होने जा रहा है। बात सिर्फ ये कि ये पैनिक नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इमरान तो है ही नहीं ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने किसी क्राइसिस में इमरान को खड़े होकर फ्रंट लाइन पर स्टैंड लेते तो देखा नहीं है। प्रेशर आ जाता है सारा आर्मी के ऊपर।